गरीब वर्गों की शादी हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि समय से नहीं मिल रही, जिस कारण गरीब व्यक्तियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो मंत्री जी का जवाब था कि सब ठीक चल रहा है। और मेरा इसमें सवाल है कि अभी तक शादी के अनुदान के लिए मैं जनपद हरिद्वार की बात करूं तो 452 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 144 का भुगतान किया गया। इस भुगतान में देरी क्यों हो रही है और इसकी वजह क्या है? प्रश्न दोबारा कर लीजिए। शादी में गरीब वर्गों को शादी में मिल रहे अनुदान के विषय में अब तक हरिद्वार में 452 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके सापेक्ष में 144 का भुगतान अभी किया गया है। तो इस भुगतान में देरी क्यों हो रही है, मेरा एक यह सवाल है। और सभी लोगों को, जितने भी हम माननीय सदस्यगण हैं, प्रदेश के सभी लोगों को शादी में पैसा खर्च करने के लिए शादी के समय और शादी के पहले जरूरत पड़ती है। तो मेरा एक सवाल यह भी है कि शादी के बाद इस पैसे की व्यवस्था का हम क्या करें। इसको शादी से पहले गरीब वर्गों को, सब लोगों को, जो पात्र लोग हैं, उनको शादी से पहले इस पैसे की आप व्यवस्था कराएं। इस विषय में आप क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं दिया जा रहा है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल स्पष्ट मेरे द्वारा यह जवाब दिया गया है। अभी तक 452 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसके विपरीत 144 लोगों को इसका लाभ दिया गया है। इसमें जो प्रक्रिया है उसमें त्रैमासिक स्वीकृति की जाती है। और माना जैसे जनवरी है तो जनवरी 1 से लेके और फरवरी 28 या 29 तक के जितने भी प्राप्त हमें आवेदन आते हैं तो मार्च में उनका भुगतान किया जाता है, यानी त्रैमासिक आधार पे इसका भुगतान किया जाता है। तो ऐसा पूरी तरह से जिसके भी आवेदन उस बीच में आएंगे उन्हीं को उसका भुगतान किया जाता है। माननीय मंत्री जी, मेरा सवाल यह भी है कि जब व्यक्ति शादी करता है तो पैसे की जरूरत पहले पड़ती है। ऐसा तो नहीं है कि भाई शादी में अगर हमने हलवाई बुलाया तो वो 6 महीने बाद, 7 महीने बाद पैसे लेगा या 10 महीने बाद पैसे लेगा। और इसमें मैं आपको ग्रामीण अंचल की एक बात आपसे साझा करता हूं सदन के समक्ष। प्रश्न पूछ लीजिए। मैं प्रश्न पे ही आ रहा हूं सर। गरीब व्यक्ति गांव में जब उसको लगता है कि शादी अनुदान में पैसा मिलेगा तो ब्याज पर पैसा उधार ले लेता है। स्थानीय ब्याज बहुत ज्यादा होता है और जब इस अनुदान के पैसे को मिलने में देरी होती है तो बहुत सारा कर्ज उस गरीब के ऊपर बढ़ जाता है। प्रश्न करिए। मेरा प्रश्न आपसे यह है माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी से मेरा सवाल यह है कि इस पैसे को शादी से पहले देने की व्यवस्था आप कब तक कर रहे हैं? माननीय अध्यक्षा जी, एक तो मैं सदन को अवगत करा दूं कि समाज कल्याण विभाग द्वारा गरीब वर्गों की शादी हेतु पृथक से कोई अनुदान योजना संचालित नहीं है। आपने गरीब शब्द इस्तेमाल किया, उस नाते मैं कह रहा हूं। एक मिनट सुन लीजिए। सवाल का जवाब जब आ जाए तब खड़े होइए आप। मतलब मैं बोल ही रहा हूं, उससे पहले आप थोड़ा उत्तेजित न होइए। मेरे पहले नहीं हुआ मंत्री जी, मैं देख रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। पहले उसमें मैंने एक आपसे कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा गरीब वर्गों की शादी हेतु पृथक से कोई अनुदान योजना संचालित नहीं है। इसके साथ मैंने कहा है, फिर भी राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की पुत्री के विवाह, आपने व्यक्ति की शादी का कहा, उसमें भी संशोधन कर दूं, व्यक्ति की पुत्री का विवाह, दोनों शब्दों में संशोधन कर रहा हूं ताकि सदन को मैं अवगत करा दूं। हाँ, मैं उस पर आ रहा हूं।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की पुत्री के विवाह एवं सामान्य वर्ग की विधवा पेंशन प्राप्त कर रही विधवा की पुत्री हेतु 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और जिसका लाभ पात्र लाभार्थियों को ससमय प्रदान किया जा रहा है। जहां तक आपने कहा कि शादी से पहले, क्योंकि आप जानते हैं उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जब जो भी व्यक्ति जिसकी पुत्री की शादी होती है, जो उसको आवेदन करेगा उसके ठीक 2 माह उसको समय दिया जाता है, तीसरे माह उसका भुगतान किया जाता है। तो आवेदन की जो व्यक्ति करेगा उसके बाद ही उसको उसका लाभ मिलेगा। माननीय मंत्री जी, जब आप संशोधन कर ही रहे हैं और आपने नहीं आप अभी शब्द संशोधन शब्द का इस्तेमाल किया, तो एक संशोधन आप और कर दीजिए सर। एक संशोधन माननीय अध्यक्ष जी एक और करा दीजिए। इसमें जो आय की सीमा है वो 4,000 रुपया प्रति माह है। हमें अधिक लोगों को लाभ देने के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति और लोगों को लाभ देने के लिए इसकी जो सीमा है वो कम से कम 8,000 रुपया प्रति माह आपको कर देनी चाहिए। माननीय प्रीतम सिंह जी। माननीय अध्यक्षा जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। मंत्री जी। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से फिर आप मंत्री जी कहेंगे दोबारा बोल दो, इसलिए कृपया मैं बोल रहा हूँ तो सर सुन लीजिए। अध्यक्षा जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि इस वित्तीय वर्ष में कितने धन की व्यवस्था की गई और उसके सापेक्ष कितना खर्च हुआ है। माननीय अध्यक्षा जी, हमारे जैसा अभी मैंने आपके सामने अवगत कराया कि 3 माह के अंदर हम लोग संबंधित व्यक्ति को इसका भुगतान करते हैं। साथ में जो हमारे यहाँ 2021-22 में 2402 लाख यानी 2200 लाख की हमने धन का प्रावधान किया था और 2022-23 में 3540 लाख रुपए का यानी कि बढ़ा के हमने उसका प्रावधान किया है और अभी तक 1086 लोगों को इसका लाभ मिल गया है। 2420 लाख रुपए की राशि अभी तक अवमुक्त हो चुकी है। प्रश्न संख्या 2। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके मानक क्या हैं, नॉर्म्स क्या हैं और जो आवेदन विभाग के पास आते हैं क्या सारे आवेदन पत्रों पर धनराशि अवमुक्त की जाती है विवाह के लिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं इसके नॉर्म्स क्या हैं। और शादी अनुदान के लिए अवैधिक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का हो अथवा विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिला भी अपनी पुत्री की शादी हेतु पात्र होती है। अवैधिक बीपीएल श्रेणी का हो, अंत्योदय कार्ड हो अथवा उसकी वार्षिक आय 15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। शादी अनुदान हेतु परिवार की अधिकतम 2 पुत्री को ही इसको पात्र माना जाता है। इसमें जितने आवेदन पत्र पिछले बार आते हैं क्या सभी को आप धनराशि उसमें दी जाती है विवाह के लिए। माननीय अध्यक्ष सभी आवेदन पत्रों स्पष्ट कर चुका हूं कि जिनके आवेदन आते हैं उसको हम स्वीकार करें। माननीय ममता राकेश जी। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि आय के मानक हमारे न्यूनतम आय के आधार पर होने चाहिए। महिला एवं बाल विकास में समाज कल्याण की योजना ट्रांसफर हुई थी, हमारी कन्या हमारा अभिमान, उसमें 6,000 मानक कर दिए गए थे। तो हम सबका मेरे ख्याल से हमारे सत्ता पक्ष के साथी भी सहमत होंगे कि कम से कम 8,000 रुपए न्यूनतम आय के आधार पर 8,300 रुपए इसके आय के मानक कर दिए जाने चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, आपने बता दिया, प्रश्न से अलग था ये। प्रश्न संख्या 2 श्री ब्रिजभूषण गैरोला जी। पढ़ा लिखा माना जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने समाज कल्याण मंत्री जी से जोर से बोलिए, माइक ऑन करिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी जो उन्होंने कहा है पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड बहुउद्देश्य वित्त विकास निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के
819 लोगों को लाभान्वित किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि योजना के अंतर्गत लाभार्थी को किस किस व्यवसाय के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है और कितनी आयु के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जैसा मेरे इस प्रश्न के उत्तर में भी उल्लेखित है कि उत्तराखंड बहुउद्देश्य वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विगत 5 वर्षों में अनुसूचित जनजाति के 819 लोगों को लाभान्वित किया गया और इसका जिस प्रकार से योजनाएं लगभग 4 हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के टर्म लोन के आधार पे अनुसूचित जनजाति जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना यानी बैंक ऋण योजना के माध्यम से और अनुसूचित जनजाति जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना प्रशिक्षण योजना के माध्यम से अनुसूचित जनजाति शिल्पी ग्राम योजना प्रशिक्षण योजना के माध्यम से कुल 819 लोगों को इसका लाभ दिया गया। सप्लीमेंट्री पूछना। इस योजना के अंतर्गत माननीय मंत्री जी, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को व्यवसाय करने के लिए कितना रुपया दिया जाता है और लाभार्थी चयन के लिए कोई समिति बनाई गई है और उस समिति में कौन कौन होते हैं? एक बस हो गया। एक 4-5 पूछ रहे हैं आप। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा हमारे माननीय विधायक जी ने इसका पूछा था किस किस मद में, तो इसमें दुकान के लिए, गाड़ी के लिए, इस प्रकार के योजनाओं में इसका लाभ सरकार इस योजनाओं के द्वारा दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को स्वरोजगार देने की जानकारी के लिए क्या बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाते हैं जिससे प्रचार प्रसार किया जाए और अभी तक कितने शिविर लगे हैं? माननीय मंत्री लगते हैं शिविर लगाए जाने का व्यवस्था है और जैसे जैसे मांग आती है उसी आधार पे उस पर शिविर लगाए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में कहा है कि उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विगत 5 वर्षों में अनुसूचित जनजाति के कुल 819 लोगों को लाभान्वित किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन 5 वर्षों में कुल कितने आवेदन जनजाति के लोगों द्वारा सरकार को प्राप्त हुए? माननीय अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा सा जैसे माननीय प्रीतम सिंह जी ने बहुत अच्छा सवाल किया, इसमें कुल 819 लोगों को अभी तक इसका लाभ दिया गया है और इसमें 819 लोगों के द्वारा ही इसमें इसका लाभ मिला है और उतने लोगों ने अपना इसमें आवेदन दिया है। थोड़ा मैं क्लियरिफिकेशन इसलिए माननीय मंत्री जी से चाह रहा हूँ। आपका कहना है कि विगत 5 वर्षों में 819 लोगों द्वारा आवेदन किया गया और 100% आपके द्वारा लाभान्वित किया गया, यही है ना? माननीय गोपाल सिंह राणा जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो बहुउद्देशीय जनजाति विकास निगम से जो लाभान्वित हुए हैं उसमें कितने जनजाति व्यक्तियों को लाभ स्वरोजगार मिला है और जो हस्तशिल्प और जो आपके इसके हस्तशिल्प से जो उत्पाद होते हैं उसके मार्केटिंग की व्यवस्था क्या की गई है? मार्केटिंग यानी बाजार के लिए क्या व्यवस्था की गई है? उसकी बिक्री के लिए क्या व्यवस्था की गई है? माननीय अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य जी ने सवाल किया है, इसमें मैं पहले ही बता चुका हूं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास विभाग निगम के माध्यम से 2017-18, 2019-20 में 37 लोगों को लाभ मिला। अनुसूचित जनजाति जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना में 18-19 से 22-23 तक 335 लोगों को, अनुसूचित जनजाति जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 18-19 से 22-23 तक 177 को। जहाँ तक आपने शिल्पी की बात कही है
तो अनुसूचित जनजाति शिल्पी ग्राम योजना के माध्यम से 18-19 से लेकर 22-23 तक 270 लोगों को इसका लाभ मिला है। प्रश्न संख्या 3 माननीय फुरकान अहमद जी माननीय जी पढ़ाओ माननीय पूछे। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य में कब्रिस्तानों में 4 दीवारी का निर्माण जो नायब मुस्लिम कब्रिस्तान एवं ईसाई समिति द्वारा प्रावधान था। पिछले वर्ष भी कब्रिस्तानों की 4 दीवारी का 10 करोड़ का प्रावधान था। इस योजना का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया और पैसा लैप्स हो गया था। इस वर्ष भी 10 करोड़ का प्रावधान है, मगर अभी तक कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है प्रश्न करिए। और न ही पैसा जारी किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या इस वर्ष जो 10 करोड़ का प्रावधान है जल्द कब तक के पैसा रिलीज हो जाएगा और इसे कुछ बढ़ाने आगे भी बढ़ाने का, क्योंकि 600-650 के लगभग कब्रिस्तान ऐसे हैं जिनमें अभी तक बाउंड्री नहीं हुई। क्या इस पैसे को बढ़ाया जाएगा और कब तक रिलीज होगा? क्या माननीय जी अध्यक्ष जी, जैसे माननीय सदस्य ने खुद ने कहा कि 10 करोड़ रुपए पिछले वर्ष प्रावधानित किया गया था, जिसको जो सही में उसका उपयोग नहीं हो पाया, क्योंकि आपके संज्ञान में मैं लाना चाह रहा हूं कि क्योंकि इसमें जो उस पैसे को जिस योजना जो कब्रिस्तान का जो पैसा था वो अन्य योजनाओं में लगाने का प्रावधान किया गया था। उसके लिए प्रावधान करने के बाद समय सीमा, चूंकि उस समय आचार संहिता लगी थी तो वो पैसा लैप्स हुआ था। अब 10 करोड़ रुपए फिर इसके लिए प्रावधानित किया गया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम लगाएं, नहीं तो 10 करोड़ रुपए को इसी मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए दूसरे मद में उसका उपयोग करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा कि 10 करोड़ रुपये की धनराशि बजट की व्यवस्था थी, बजट की व्यवस्था 10 करोड़ की गई थी, लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है माननीय अध्यक्ष जी कि नवंबर माह समाप्ति की ओर है और वार्षिक बजट में जो व्यवस्था की गई है मार्च में वो पैसा लैप्स हो जाएगा और आपका कहना है, माननीय मंत्री जी का कहना है कि उस धनराशि को हम अन्य किसी मद में खर्च करने जा रहे हैं। अगर किसी और मद में खर्च करना भी चाहते हैं तो क्या ये संभव है कि कब्रिस्तान की 4 दीवारी के लिए आपने जो धनराशि 10 करोड़ की है, क्या किसी अन्य मद में खर्च करना क्या उचित होगा? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार की मंशा स्पष्ट है कि इस पैसे को लैप्स कर दिया जाए, जिससे कि 10 करोड़ की जो राशि अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए जो धनराशि दी जाती है, बजट में व्यवस्था की जाती है, वो लैप्स होती है और पिछले वर्ष भी, पिछले कार्यकाल में भी ये पैसा लैप्स हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बताया पिछले वर्ष का, चूंकि आचार संहिता के कारण उसको उपयोग नहीं कर पाए थे। जहां तक इस वर्ष की बात, इस वित्तीय वर्ष की बात है, 10 करोड़ रुपए मैंने कहा कि प्रावधानित किया गया है और हमारा, जैसा मैंने कहा कि मुस्लिम कल्याण के लिए जो पैसा ये 10 करोड़ रुपए लगना है, उसके लिए क्योंकि अभी हमारे पास समय है और उस समय के अंदर हम इस 10 करोड़ रुपए का उपयोग करेंगे। माननीय अनुपमा राव जी, मैं आपके माध्यम से आपने पूछ माननीय लिया। मंत्री से कहना चाहता हूं, क्या जो कब्रिस्तान की 4 दीवारी के लिए धनराशि जारी की गई है और वो बजट की व्यवस्था है, लेकिन वो पैसा अभी तक जिलों में जारी नहीं किया गया है। मेरा कहना है, क्या माननीय मंत्री जी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को जनपदवार उनसे कहेंगे कि डीपीआर बनाकर प्रस्ताव भेजें, जिससे कि इसमें धनराशि अवमुक्त हो सके? क्या ऐसा करना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जैसे कहा कि हम अभी हमारे पास समय है, क्योंकि नवंबर भले आज अंतिम उसमें है और इसके लिए जो भी हमारे यहाँ अल्पसंख्यक क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य होंगे, उसी पे हम इसका उपयोग करें। ठीक है, माननीय अध्यक्ष जी, जो ये सवाल है इसमें कब्रिस्तानों के लिए, शमशान घाटों के लिए हम लोगों ने कई समय पहले जो है कब्रिस्तानों के लिए नहीं, शमशान घाट कब्रिस्तानों के लिए हमने कई समय पहले जो है खत के माध्यम से जिला प्रशासन को चिट्ठियां भेज दी है, कई महीने हो गए, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी जो है रिलीज नहीं हुआ और समय समाप्ति की तरफ है। तो ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए भाई, जो पैसा जहाँ के लिए। ठीक है, आपने सवाल कर लिया। और कब तक होगा ये, कब तक होगा? इसको जल्द से जल्द कब्रिस्तान के लिए होना चाहिए ना जी, अन्य जल्द से जल्द होना
माननीय चाहिए। अध्यक्षा जी, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अभी हमारे पे मार्च का समय बकाया है, हम उसको पूरा पैसा उसका सदुपयोग उसका करेंगे। माननीय अधिकारी, हम लोगों ने प्रश्न संख्या 4 माननीय के महीने में प्रीतम सिंह, चिट्ठियां आपका भेजी। सवाल हो गया, बैठे। माननीय प्रीतम सिंह परमार जी। प्रश्न संख्या 4। माननीय मंत्री जी, परिवहन मंत्री जी। वो प्रश्न संख्या 4। प्रश्न आज संख्या थोड़ा 4। सा हुआ है। नहीं, मैं इधर देख रहा, मैंने शायद इधर से कोई सवाल है। माननीय अध्यक्षा जी, नहीं, मैंने प्रीतम सिंह जी ये समझे ना, प्रीतम सिंह जी, एक हमारे यहाँ क्या है कि प्रीतम सिंह जी इधर भी है तो इधर भी है, तो मेरे दिमाग सीधा इधर प्रीतम सिंह जी की तरफ से आज सुबह से धमका रहे थे, तो इसलिए मैंने हाथ जोड़ते इधर ही की तरफ देखा। वो जो पैसा खर्च नहीं, उस टाइम आप ही देख रहे, मैं बोला नहीं, मेरे पे लिखा हुआ था, क्योंकि उसके बाद आप इधर से उधर चले गए, इसलिए वो पैसा सदुपयोग नहीं हो पाया। ये उसी पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाया। अगर आप देखना चलिए, नहीं, वो पैसा जो बचा था, जो नहीं लग पाया, उसी का सवाल चलिए, उन्होंने चलिए। किया। माननीय प्रीतम परमार जी, आप सवाल करें। मैं पढ़ दूं? पढ़ दीजिए थोड़ा सा। वो उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के में किराया वृद्धि माह फरवरी 2020 में की गई थी। वर्तमान में वाहनों के मूल्य, मरम्मत, ईंधन एवं बीमा पर व्यय में वृद्धि को देखते हुए निगम वाहनों के साथ साथ निजी बसों हेतु तुलनात्मक रूप से किराए में कम वृद्धि की गई है। जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता, प्रश्न नहीं उठता। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे उत्तर में आया है कि थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, थोड़ा माननीय मंत्री जी अगर स्पष्ट कर देंगे सदन में, क्योंकि एक तरफ तो आया कि 2020 से अभी तक कोई वृद्धि नहीं की गई, और उसके बाद उत्तर में आ रहा है कि निजी बसों में तुलनात्मक रूप से किराए में कम वृद्धि की गई है, तो थोड़ा दो अलग अंतर आ रहा है, थोड़ा इसको स्पष्ट कर देंगे। आप उत्तर पढ़िए। माननीय अध्यक्षा जी, मैंने अपने आपके प्रश्न के उत्तर में कहा है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में किराया वृद्धि माह फरवरी 2020 में की गई, यानी कि अब से पहले 2020 में की गई थी, और वर्तमान में वाहनों में मूल्य, मरम्मत, ईंधन एवं बीमा पर व्यय में वृद्धि को देखते हुए निगम वाहनों के साथ साथ निजी बसों हेतु तुलनात्मक रूप से किराए में मतलब पहले की अपेक्षा कम वृद्धि की गई। इसमें उत्तर आया कि 2020 के बाद नहीं हुआ, लास्ट 2020 हुआ है, उसके बाद उत्तर आया कि तुलनात्मक रूप से जो निजी बसें हैं और परिवहन निगम की हमारी बसें हैं, तो 22 का जिक्र नहीं आया ना, इसलिए तो मैं जानना चाहूंगा, क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि कितनी वृद्धि इसमें की गई? मैं बता देता हूँ। माननीय अध्यक्षा जी, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा मंजिली गाड़ियों, ठेका गाड़ियों, मालयानों आदि के किराए में संबंध में जो 2022 में वृद्धि की गई, मैं प्रतिशत में आपको बता रहा हूं कि मंजिली गाड़ी जो साधारण श्रेणी की है, वो उसका किराया 22% हमने बढ़ाया है, और चार धाम हेमकुंड यात्रा के लिए 27%, नगर निगम केंद्र में 30 किलोमीटर से अनाधिक अर्धव्यास हेतु संचालित बसों के लिए 20%, ऑटो रिक्शा के लिए 20%, टेम्पो के लिए 20%, टैक्सी मैक्सी के लिए 15%, ठेका बस के लिए 20%, और ई रिक्शा चूंकि प्रथम बार किराया इसका निर्धारित किया गया है इसलिए इसमें नहीं किया गया, बाहर वाहनों के लिए 37%, और इसी प्रकार मोटरसाइकिल, एम्बुलेंस, आपात, ये प्रथम बार किराया इनका निर्धारित किया गया। माननीय मनोज तिवारी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, परिवहन विभाग में जो मृतक आश्रित के पद हैं उनको कब तक भरा जाएगा? एक दूसरा, जो नए मोटर मार्ग पूर्ण हो चुके हैं, प्रश्न से नहीं है, इससे मोटर मार्ग तो है, उससे आय से संबंधित है मोटर मार्ग, बिल्कुल नहीं है। माननीय अध्यक्षा जी, बोलिए।
मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता रेलेवेंस हूँ। होना चाहिए, बिना रेलेवेंस के मत पूछिएगा, बोलिए। रेलेवेंस ही हाँ जी बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो परिवहन अपनी बसें होती हैं परिवहन की, जी ये लोगों को सुविधा देने के लिए है, लॉस प्रॉफिट देखने के लिए है कि हमें नुकसान है या इसमें फायदा है? ये सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है जी कि ये लॉस प्रॉफिट देखने के लिए है, लोगों को सुविधा देने के माननीय लिए? मंत्री जी बताइए। स्वाभाविक रूप से मेरे पास एक जनता को जवाब आया सुविधा ना। देने के लिए है, और क्योंकि जब आदमी सुविधा देता है तो ये भी आंका जाता है कि उसमें लाभ हानि दोनों चीज देखी भी जाती है, लेकिन प्राथमिकता जो है जनता की सुविधा के लिए। माननीय उमेश कुमार जी, आपका हो गया, बैठिए, आपका एक सवाल हो गया। माननीय उमेश कुमार जी नहीं बैठिए आप। अध्यक्षा जी, मैं बैठिए, हो गया। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। मेरी विधानसभा में बस नहीं चलती है कोई भी, तो मुझे जवाब ये दिया गया आपार्थिक प्रश्न में कि वहाँ पे हमें नुकसान हो रहा है, बैठिए, इसलिए हम किसी बस का वहाँ संचालन नहीं करते। ठीक है, बैठिए। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2021 में जो कमर्शियल वाहनों को 15 साल की उम्र पूरी हो जाने पर स्क्रैप करने की पॉलिसी आई है, उसके तहत हमारे उत्तराखंड परिवहन की अधिकतर बसें स्क्रैप हो जाने की स्थिति पर हैं, तो उसके लिए इन लोगों ने कोई प्रावधान रखा है कि उस व्यवस्था में क्या करेंगे? क्योंकि पहाड़ में तो देखिए, सवाल का इससे कोई रेलेवेंस नहीं है, इसमें रेलेवेंस नहीं। आप बोलिए विक्रम सिंह नेगी जी, बोलिए। कि पिपलडाली हल्का बहान पुल के ऊपर बस सेवा बंद कर दी गई। ये फिर आप अपने एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। माननीय प्रश्न संख्या 5, माननीय प्रीतम सिंह पंवार जी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 5। माननीय खाद्य नागरिक आपूर्ति। जी हाँ, पढ़ा हुआ मान लीजिए। इस पे आपने माननीय अध्यक्ष जी उत्तर आया कि जो हमारे सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर जो राशन कार्ड धारक हैं, उनको मिट्टी का तेल जो है कोटा 2020 के बाद जो है जनपद बागेश्वर में लास्ट में मिला था, उसके बाद पूरे प्रदेश में कहीं भी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या सरकार जो हमारे राशन कार्ड धारक हैं, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, उनके अलावा क्या ओपन मार्केट में भी व्यवस्था करेगी? क्योंकि बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार मिट्टी के तेल को खुले मार्केट में बेचने की इजाजत प्रदान करेगी? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य ने वर्तमान में सस्ता गल्ले विक्रेता की दुकानों से केरोसिन को बंटवाए जाने के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न किया है। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने पूरे प्रदेश भर में खाद्य विभाग का एक ही उद्देश्य था। जब हम लोग केरोसिन को जब हम सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकानों से वितरित करवाते थे, उसके पीछे जो है वो ईंधन व प्रकाश देना इसका उद्देश्य हुआ करता था। आज़ादी के समय से लेकर आज तक ये कोशिश रही, जब तक कि पूर्ण प्रकाश और पूर्ण ईंधन से सैचुरेट नहीं हुआ तब तक ये वितरित होता रहा। वर्तमान में माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से भारत सरकार द्वारा निरंतर सभी राज्यों में मिट्टी का तेल का आवंटन कम और समाप्त किया जा रहा है, उसके पीछे का एक उद्देश्य है कि मिट्टी का तेल पर सब्सिडी खत्म करना, धुआं मुक्त चूल्हा रहना, दूसरी ओर राज्य में